आइए आज अपने करंट जीके के संबंध में कुछ बातें करेंगे और इस संबंध में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उन पर आप गौर करें। जैसे 2024 और जनवरी के अंदर जो घटनाएं घटित हुई है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप नवंबर को भी ले सकते हो। आइए, जैसे ये मैं स्टार्ट करूंगा तो ये मेरा नया टॉपिक होगा, ठीक है ना। नया फैक्ट कह सकते हो, नया टॉपिक कह सकते हो। तो इसको स्टार्टिंग ऐसे ही करूंगा। आइए, G20 की बैठक, G20 की बैठक हुई थी। ये हुई थी आपकी नवंबर 2024 के अंदर। आप नॉर्मल 2024 कह सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। G20 की बैठक हुई थी। अब देखिए, आपको यहां पर यह ध्यान होना चाहिए कि ये कहां पर हुई थी। कोई बता सकता है ये कहां पर हुई थी? बताइए, G20 की बैठक ये कहां पर हुई थी? अब आप देखिए, हालात तो ये है, हालात तो ये है, ध्यान रखना। ये हुई थी। एक तो बेटा मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मुझे ये बात ना कहनी पड़े, लेकिन मेरा ये दुर्भाग्य ही मान लीजिए कि मुझे ये हमेशा कहना पड़ता है कि बात मत करो। हमेशा मैंने आपको पहले ही कह दिया कि आप जा सकते हो, मैंने मना थोड़ी किया आपको। ऐसा काम मत किया करो। एक टीचर होता है, उसका पढ़ाने का मन कर रहा होता है, आपके लिए कर रहा होता है। कोई चीजें जो आपको बता रहा हूं वो आप मान के चलना। इस पता तो आपको यही नहीं है कि कहां हुई थी बैठक, हालात तो ये है। और इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और कितनी बार आपको करवाया है ये बाकायदा। G20 के तो लगभग 2 वीडियोस मेरे डाले हुए हैं, उसके अंदर 45-45 मिनट के ट्राइका वगैरह सब डाले हुए हैं, फिर भी आप ऐसा करते हो। आइए, रियो डी जेनेरियो में हुई थी ये। अब रियो डी जेनेरियो के बारे में आप जानते हो कि ये कहां पड़ता है? ब्राजील के अंदर ये बैठक हुई थी। ब्राजील के अंदर ये बैठक हुई। आपको ये ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है ये। अब आप देखिए, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये कौन सी बैठक थी। ये एक अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। ये जो बैठक थी ये 19वीं बैठक थी, 19वीं, रियो डी जेनेरियो में। चले, आइए, यहां पर कुछ बेस आपको पता होना चाहिए। जो 18वीं G20 की बैठक थी ये हुई थी आपकी 2023 में, ठीक है ना। और स्थान था भारत। भारत ने मेजबानी की थी। अब इस संबंध में आपको बताया हुआ अच्छे तरीके से, उसी समय मैंने आपको कुछ चीजें क्लियर करवाई थी, ठीक है ना। अब एक आपको यह पता होना चाहिए, आगामी 20वीं G20 की बैठक ये होगी आपकी 2025 के अंदर, 2025 के अंदर। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। स्थान है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। मैं सिर्फ फैक्ट बता रहा हूं आपको, और ऐसा कुछ नहीं है। चले, अब जो ये जो G20 है, हालांकि इसका नाम अभी G21 हो जाना चाहिए, लेकिन G21 इसको पता नहीं क्यों नहीं बोला नहीं जा रहा है अभी। G21 होना चाहिए ये, लेकिन जब आप कहीं भी देखोगे तो G20 मिल रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि वर्ष 2023 के अंदर यहां पर अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लिया गया था। अब इस संबंध में जब ये बातें चल रही थी तो मुझे याद आ रहा है,
या तो 2022 का पेपर है या 2023 का है। इसमें एक क्वेश्चन आया था, इसमें क्या क्वेश्चन आया, आईएएस का है, प्री का है ये क्वेश्चन। उसमें क्या आया क्वेश्चन, उसमें ये कहा कि G20 के सदस्यों का समूह कौन सा है, ठीक है ना। तो उसने कैसे दिया आपको, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे करके दिए। इसमें से एक कोई गलत दे देता, कोई पाकिस्तान डाल देता, कोई कुछ कोई कुछ। अब जो चारों कॉलम ये सही होते वो इसका आंसर था, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें यह पता लगता है कि जो G20 के जो मेंबर है उनके बारे में हमें अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए। जैसे आप मान लीजिए रेलवे की तैयारी करते हो, एसएससी की तैयारी करते हो, आजकल तो रेलवे एसएससी में ऐसे भी क्वेश्चन आने लग गए हैं, मैंने आपको एमसीक्यू में करवाया हुआ है, ऐसे भी आने लगे हैं। कुछ भी ना आए तो आपके ये तो पूरा बनता है, निम्न में से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है या है, ये तो पूरा बनता है। तो मैं चाहूंगा कि इसके कुछ नाम जो हैं आप ध्यान रखो और तरीके से, ऐसे नहीं कि रटे जा रहे हो फिर सेट नहीं बैठेगा। आ जाइए, इसमें लिखिए सदस्य देश, सदस्य देश। अर्जेंटीना, जानते हो इस देश को, दक्षिण अमेरिका का है, नीचे नीचे अर्जेंटीना। ऑस्ट्रेलिया, ज्यादा से ज्यादा आपको दिक्कत अर्जेंटीना में आ सकती है, भाई ये पता नहीं होगा या नहीं होगा। लेकिन यदि आप दक्षिण अमेरिका के देशों की बात करोगे तो अर्जेंटीना हो गया, ब्राजील हो गया, ये सबसे महत्वपूर्ण देश होते हैं। तो जो महत्वपूर्ण देश है अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है ये। अब तीसरा लिखिए ब्राजील, ब्राजील, ठीक है ना। अपने दिमाग में चलने दो इन चीजों को, ठीक है ना, रट नहीं सकते आप इनको कभी भी। अर्जेंटीना, आप जानते हो G20 एक बड़ा देश, बड़ा समूह है, तो कुछ ना कुछ इसके अंदर एरे गेरे का तो कर नहीं सकते भाई। युगांडा का तो शामिल कर नहीं सकते, समझे ना। पाकिस्तान को वैसे ही शामिल नहीं कर सकते, समझ सकते हैं। तो जो देश इसके अंदर आएगा वो कुछ ना कुछ अपनी पहचान रखता है, तभी आएगा ये। यदि आप दक्षिण अमेरिका की देखोगे तो ब्राजील भी एक महत्वपूर्ण देश है। चौथा लिखिए कनाडा, हो जाएगा आराम से, यहीं पर याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये शब्द गूंजते रहेंगे आपके। कनाडा, चीन हो सकता है क्या, फ्रांस हो सकता है क्या, ये देखिए सीधे आ रहे हैं सारे। चीन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी, जर्मनी, भारत, जर्मनी है, भारत है, इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया, इटली, जापान, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, मैक्सिको है, बताइए रूस होगा कि नहीं होगा, होगा। मैं तरीका बता दूंगा, आप टेंशन मत रखिए इन चीजों को, और मैं ये इसके माध्यम से आप अन्य सदस्य भी याद कर सकते हो। रूस हो गया। नेक्स्ट लिखिए सऊदी अरब, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। भाई दक्षिण अफ्रीका में तो आगामी 2025 में हो ही रहा है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब इधर साइड में जाओगे तो आपने जैसे चाइना कर दिया, ठीक है, चाइना के आसपास जाओगे तो आपको मिलेगा एक ताइवान, ठीक है ना। क्या ताइवान हो सकता है, क्या कहते हो आप बताओ, नहीं हो सकता, छोटा सा देश है, विवादित रहता है, कोई मानता है कोई नहीं मानता, नहीं हो सकता। अब उसके आसपास जब ऊपर की तरफ जाओगे
तो आपको मिलेगा उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया। आपको क्या लगता है इसके अंदर क्या उत्तरी कोरिया होगा? नहीं हो सकता। ऐसे ही ऑप्शन देता है वो, ऐसे ही ऑप्शन देता है आपको। तो फिर क्या दक्षिण कोरिया? बताइए, इन सब में डेवलप कंट्री कौन सा दिखता है? सैमसंग किसका है? दक्षिण कोरिया का है ना, ध्यान रखना, दक्षिण कोरिया होगा इसके अंदर। आइए 17 लिखिए, तुर्की। तुर्की यहां लिख देता हूं, तुर्की। 18वां लिखिए, ब्रिटेन। ब्रिटेन। क्या बच गया? अमेरिका होगा कि नहीं होगा? ठीक है, 19 हो गए। अब आप देखिए, ध्यान से मेरी बात को समझना, इनको कैसे याद करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, दो ग्रुप है, ठीक है। एक ग्रुप जो है, अब 2 मिनट रुक जाना एक बार बेटा, मैं मेरे तरीके से मुझे बताने दो। दो ग्रुप है अंदर, आप 20वां कह सकते हो। ये है यूरोपियन संघ, यूरोपियन संघ है ये, ठीक है ना। एक होता है आपका जो 2023 में शामिल किया गया था, वो है अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन ये है, ठीक है। तो एक तो मैं आपको बता दूंगा, चलो इसकी बात अभी रुकने दो, अभी रुको एक बार, पहले हम इसको याद करते हैं। यूएनओ के स्थायी सदस्य कितने हैं? अरे भाई यार ऐसे मत करो यार, ऐसी काम मत किया करो यार। ये बता भाई, यूएनओ के स्थायी सदस्य कौन है? नहीं नहीं, आप तो हाँ देश ही होंगे तो वो सदस्य, तो ये तो अपराध हो गया भाई। आप बताओ भाई, यूएनओ के बेटा स्थायी सदस्य कौन है? हैं? नहीं नहीं, वो सदस्य हो गए टोटल, स्थायी सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद के अंदर। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको ये आंसर नहीं पता? सभी? हाँ नहीं पता, कोई बात नहीं, आप तो चलो अभी अभी उगे हो अभी। आप बता, 5 कौन कौन से? कोई बात नहीं बेटा, ऐसी गलती मत करो, इसका मतलब ये गलत है। बहुत गलत स्थिति में जा रहे हो, बहुत गलत स्थिति में जा रहे हो, ऊपर से बात और कर रहे हो। हाँ ये बताओ भाई, आप जो पीछे बात कर रहे हो, आप बताओ कौन से कितने सदस्य? मेरे को इतने बता दो कितने हैं, बताइए। यार बात और कर रहे हैं, और आप बताओ। यूएनओ में 5 स्थायी सदस्य होते हैं, समझे ना बात को, ध्यान रखना ये चीजें। और है ना, क्लास में ध्यान से पढ़ा करो, ध्यान से पढ़ा करो। मैं तो सोच रहा था यार कमाल करते हुए, तो नॉर्मल वे में लेकर चल रहा था इन चीजों को। ये तो बहुत बड़ा अपराध किया आपने, इसकी माफी योग्य ही नहीं है। जो बड़े देश हैं, अब बड़े देश अपने दिमाग में लाओ। क्या अमेरिका है? होगा। क्या ब्रिटेन है? ये। क्या रशिया है? क्या फ्रांस है? ये। क्या चीन है? ये। 5 होते हैं ये, बस सिंपल सी बात है। और ये तो इतनी बार आता है आप सोच नहीं सकते, ये है। अब इन सब में आपके G20 में ये है। तो एक तो जो यूएनओ के जो स्थायी सदस्य हैं वो है इसके अंदर, ठीक है ना। तो 5 तो ऐसे याद हो गए, ठीक है ना। फिर आप जैसे बात करोगे एशिया की, एशिया में सबसे महत्वपूर्ण देश कौन से हैं? पूरा सिनेरियो लगाइए, भारत एशिया के अंदर, या दक्षिण एशिया ले लीजिए, चलो जहां भारत वाला एरिया है। भारत है ना, चाइना है, जापान है। क्या ये तीनों इसके अंदर दिख रहे हैं? महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण। आसपास देख लीजिए आप सारे एशिया के अंदर।
भारत है, चीन है, ठीक है ना, ये आपका इधर आ जाइए और नीचे की तरफ जाओगे इंडोनेशिया आ गया, ये देख लीजिए, ठीक है ना। और आप यहाँ आसपास जैसे दक्षिण कोरिया हो गया, समझे ना बात को, ये ऐसे याद होते हैं सारे ये। अब एशिया का हो गया ये। अब यूरोप में वैसे तो आपने जो नाम लिए थे अभी, जैसे रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सब यूरोप के हैं, तीनों यूरोप के हैं। मतलब यूएनओ में यूरोप का प्रतिनिधित्व कैसा है, ज्यादा है, ठीक है ना। अब यूरोप के देश वैसे ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो यूरोप में जैसे इटली है, ये देख लीजिए महत्वपूर्ण देश है, ठीक है ना। जर्मनी है, ये देख लीजिए, ठीक है। और इधर आ जाइए, और कोई नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप देखा होगा, उत्तरी अमेरिका हम पढ़ते हैं ऐसे। ऊपरी ऊपर कौन सा देश है, कनाडा है क्या, नीचे अमेरिका वो भी है, फिर नीचे मेक्सिको, वो तीन ही तो बड़े बड़े हैं, और नीचे तो वो एक गांठ सी है, ठीक है ना। मध्य अमेरिकी देश, वो छोटे छोटे देश हैं, उनको क्यों लेंगे, समझे ना ये। अब उसके नीचे दक्षिण अफ्रीका, वो अमेरिका आ गया। दक्षिण अमेरिका जब आप पढ़ते हो तो सबसे महत्वपूर्ण देश कौन से होते हैं, एक तो बड़ा सा वो होगा ही होगा ब्राजील, ठीक है ना, उसी का तो अभी यहाँ हुआ है रियो डी जेनेरियो में। उसके नीचे अर्जेंटीना, और कोई आपको दिखता है यहाँ पर दक्षिण अमेरिका का, नहीं दिखेगा। यूरोप की बात हमने कर ली, ठीक है ना, एशिया की हमने बात कर ली, अफ्रीका रह गया। अब अफ्रीका में क्या है, दक्षिण अफ्रीका है, और कोई है अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका में एक ही है दक्षिण अफ्रीका आपका, ठीक। और ये जो सऊदी अरब है, अब आप देखिए जो अरेबियन कंट्री है, ईरान हो गया, इराक हो गया, आपका ये यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, ये सारे जो आप करते हो, उसमें सबसे बड़ा देश आपको कौन सा दिखता है, यमन वगैरह, आपने वो एक मानचित्र बनाते हैं ना लाल सागर वाला, तो सबसे बड़ा देश कौन सा आपको दिखता है, याद कीजिए, साइड में से बनाते हैं, सऊदी अरब। और लगभग आप देखोगे तो अरेबियन कंट्री को ज़्यादातर जो करते हैं, जो लीड करते हैं, वो कौन से देश करते हैं, सऊदी अरब करता है ये, ठीक है ना। अब ये जो ईयू है तो टोटल 21 हो गए, जब भी मैंने कहा कि इसको 21 होना चाहिए, लेकिन 21 नाम चलन में अभी आ नहीं रहा है, जो भी है। तो जो ईयू है इसके जो सदस्य देश हैं ये 27 है, ध्यान रखना, यूरोपियन संघ बोलते हैं इसको। एयू जो है इसके जो सदस्य देश है ये आपको पता करने हैं कितने हैं ये, ठीक है, ये पता करने हैं, ये आपका होमवर्क है। समझ में आई जी बात सारी, बेटा ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है आपको, इसको नजरअंदाज मत करना। चलिए चलो आगे, आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाइए। अच्छा, ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने ये नाम सुना है, चोगम, 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 जी ए नहीं है यहां पर, CHOGM, चोगम। आइए, आपने कभी नाम सुना है राष्ट्रमंडल देश, कॉमनवेल्थ बोलते हैं इनको, ऐसे देश जो कभी ब्रिटेन के अधीन थे उनका समूह है ये। डायरेक्ट पूछ लेगा चोगम क्या होता है, तो इसमें लिख दीजिए यह है राष्ट्रमंडल देशों के शासन प्रमुखों का, राष्ट्रमंडल देशों के शासन प्रमुखों का शिखर सम्मेलन होता है। राष्ट्रमंडल देशों के
शासन प्रमुखों का शिखर सम्मेलन होता है। शिखर सम्मेलन होता है। चलें आगे। अब इसका जो सम्मेलन हुआ है 27वां, ठीक है ना, इसको ऐसे बोलते हैं 27वां चोगम। सत्ताईसवां चोगम, ये जो 27वां चोगम हुआ है ये हुआ है अक्टूबर 2024 में। स्थान है समोआ। ये बेटा रच बस जाना चाहिए आपके ये क्वेश्चन। समोआ में हुआ है ये, समोआ, समोआ। चले आइए, राष्ट्रमंडल देशों का है। तो राष्ट्रमंडल देश क्या होते हैं? ऐसे देश जो कभी ब्रिटेन के अधीन थे, ठीक है ना, जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये इसके अंदर थे। तो ब्रिटेन के अधीन थे, तो यहां प्रोमिनेंट कौन हो गया? ब्रिटेन। तो इसके जो प्रमुख थे, मतलब आप ये कह सकते हो इसकी अध्यक्षता किसने की? ठीक है, तो ब्रिटेन यहां प्रोमिनेंट हो गया। इसका मतलब यहां ब्रिटेन का सम्राट जो होगा, ब्रिटेन का जो राजा होगा, वो इसकी अध्यक्षता करता है हमेशा। और बताइए ब्रिटेन के राजा कौन है? चार्ल्स तृतीय। ध्यान रखना, चार्ल्स तृतीय। चले आइए, अब इसमें ये इस तरीके से बात करते हैं, जो भी इनका चलता है सारा मामला। आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि इसका 28वां सम्मेलन कहां होगा। आ जाइए, इसका जो 28वां सम्मेलन है ये होगा 2026 में। एंटीगुआ व बारबुडा। याद आ रहा है कुछ? मैंने आपको कैरिकॉम करवाया था, है ना? अब जिसको याद है वो बहुत बढ़िया है, नहीं याद है वो उससे बढ़िया है। वहां मैंने आपको इन देशों के बारे में डायग्राम के माध्यम से बताया था। कैरिकॉम, आज भी वो लेक्चर यूट्यूब पे उपलब्ध है, जिसकी इच्छा हो देख सकता है। तो यहाँ पर ये आगामी सम्मेलन होगा 2026 में, प्रस्तावित है ये एंटीगुआ बारबुडा। ये कैरेबियन सागर में छोटे छोटे द्वीपीय देश है ये। चलिए, अब जो यहाँ पर आपके क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि ये जो राष्ट्रमंडल देश है, राष्ट्रमंडल जो है कॉमनवेल्थ है, इसमें टोटल सदस्य देश कितने होते हैं? 56। ये 56 होते हैं, ध्यान रखना ये। चले आइए, जो भी ग्रुप होते हैं, चाहे वो G20 है, चाहे वो ब्रिक्स है, चाहे वो आपका चोगम है, या अन्य कोई भी जो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है ना, जैसे SCO, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी समूह होता है, आपको उसके अंदर हमेशा ये बात ध्यान रखनी है, क्या उसके अंदर भारत है? जिसमें भारत होगा वो अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस पे आपके क्वेश्चन ऐसे बनता है, और कई बार बना हुआ है। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं उसमें ये क्वेश्चन जरूर बनता है कि निम्न में से किसका सदस्य भारत नहीं है या है, या
ऐसे दे देगा। एक मैंने आपको क्वेश्चन भी भेजा था, ऐसे 5 ग्रुप दे दिए, ठीक है ना। और इसमें उसने क्या किया, 1 2 3 4 ऐसे कर दिया। फिर नीचे क्या लिखा, इनमें से भारत किसका सदस्य है, इनमें से भारत किसका सदस्य है, ये आ गया, ठीक है ना। तो कई ऐसे थे जिसमें भारत नहीं शामिल था, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो यहां पे लिख दीजिए, बताइए इसमें भारत होगा या नहीं होगा, होगा, क्योंकि ये ब्रिटेन के अधीन रहा हुआ है। तो इसमें लिख दीजिए, इसमें भारत शामिल है, इसमें भारत शामिल है। चले, आइए, ये जो एंटीगुआ और जो बरबुडा है, इसकी जो राजधानी है, इसकी जो राजधानी है लिख दीजिए सेंट जॉन्स। सेंट जॉन्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप पूरा, सेंट जॉन्स। चले, आइए नेक्स्ट आ जाइए। ISA, इसको लगा दीजिए बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ISA, ऐसा नहीं है कि ये मैं पहली बार करवा रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। मैंने कई बार इसके बारे में आपको बताया है। अब कुछ बातें हमारे इसके अंदर सामने आई है, एक एक लाइन याद होनी चाहिए। यदि थोड़ा सा भी आप समझते हो तो आप समझ जाओगे कि ये महत्वपूर्ण है। देखिए ISA ये होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये होता है आपका अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, आप जानते हो कि इसका जो गठन हुआ था या इसकी जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 2015 में। 2015 में इसकी स्थापना हुई थी, और 2015 में इसकी स्थापना का जो आधार था, ये था पेरिस सम्मेलन। इस सम्मेलन में इस संबंध में बात उठी थी, पेरिस सम्मेलन, पेरिस सम्मेलन, ठीक है ना, ये बात उठी थी पेरिस सम्मेलन। ये जो पेरिस सम्मेलन हुआ था, ध्यान रखना, ये 2015 में हुआ था, और इसको क्या है, कोप 21 भी कहते हैं। जो बच्चे एनवायरनमेंट कर चुके हैं याद कीजिए, मैंने वहां पर ये बताया हुआ है, ये कोप 21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो अभी हाल फिलहाल नवंबर 2024 में अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ है। और आप में से किसी बच्चे ने मुझे बताया था, सर ये बाकू वाला क्वेश्चन आ गया, समझे ना, वो हुआ था। तो ये 2015 की बात है, पेरिस सम्मेलन हुआ था, कोप। नए बाकू की भी बात कर देंगे, जिस तरीके से हालात दिख रहे हैं उस तरीके से तो बात करनी ही पड़ेगी। बड़ा गंभीर मुद्दा बना दिया आपने मुझे। पेरिस सम्मेलन, कोप 21, समझ में आई बात सारी। जलवायु परिवर्तन से निपटने से संबंधित एक सम्मेलन होते हैं, इसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से जानते हैं। 1995 में ये स्टार्ट हुए थे। याद कीजिए, इन्वायरमेंट के अंदर आपको ये करवाया जाता है, जिसमें हेडिंग होती है पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाए गए प्रयास। तो जलवायु परिवर्तन के संबंध में ये चीजें होती हैं। समझ में आई बात सारी, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी, और विशेष बात यह है, इसकी जो स्थापना हुई थी ये भारत व फ्रांस के द्वारा। अब भारत इसके अंदर शामिल हो गया।
भारत और फ्रांस के द्वारा। इसका जो हेड ऑफिस है ये है गुरुग्राम, हरियाणा। अब आप खुद सोचिए कितना महत्वपूर्ण है ये गुरुग्राम, इसका हेड ऑफिस है ये। समझ में आई बात सारी? आओ, इसके जो सदस्य देश है, हालांकि इसमें देश कई लोग समर्थन करते हैं, कई हस्ताक्षर करते हैं, ठीक है। आपके जो ऑफिशियल साइट है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इसमें सदस्य कितने हैं। उसमें ऐसे लिखा हुआ है 120 प्लस, ठीक है, मतलब और भी आ सकते हैं। प्लस का मतलब होता है और भी आ सकते हैं। वास्तव में ये कौन से हैं? देखो नाम से ही पता लग रहा है, सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित है। इसमें ये बातें होती है कि जैसे कोई गरीब देश है उसमें सूर्य बहुत चमकता है, इसका मतलब उसमें सौर ऊर्जा की क्षमता तो है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है। तो जो विकसित देश है वो इसको क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी देंगे, उसके बदले में वो एनर्जी देगा उसको। तो दोनों का काम चल गया, समझे ना बात को, दोनों का काम चल गया, ऐसे होता है। तो इसी को कहते हैं अलायंस, गठबंधन, सौर ऊर्जा को। तो ओबियसली बात है इसमें वो देश ज्यादा होंगे जो जहां पर सूर्य ज्यादा समय तक रहता है, वो देश ज्यादा होंगे। और वो देश जो होते हैं ना, वो हमेशा ये ध्यान रखना, जैसे हमारी ये पृथ्वी है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये भूमध्य रेखा है। जो सूर्य ज्यादा चमकता है ना वो यहां चमकेगा, ज्यादा चमकता तो पूरी पृथ्वी पर ही है वो, ठीक है। लेकिन पोलर रीजन में आप जानते हो कम चमकता है, कम आता है ये। लेकिन ये जो कर्क रेखा होती है आप जानते हो 23.5 डिग्री, ये मकर रेखा होती है 23.5 डिग्री एस, वो एन। इस एरिए के अंदर सूर्य ज्यादा चमकता है, इसका मतलब इस यहां पर जो देश है वो ऑटोमेटिक इसमें है, तभी 120 प्लस कहा गया। और भी देश आ सकते हैं, जैसे अमेरिका में चाहे सूर्य कम चमकता हो लेकिन अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है तो उसका सदस्य बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही तो टेक्नोलॉजी देगा हमें। और अकेले धूप से क्या कर लोगे, धूप तो बहुत टाइम से है हमारे यहाँ। जैसे भारत की आप बात करोगे, भारत में धूप रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी नहीं है तो क्या कर लोगे आप? नहीं तो आप सोचिए, यदि भारत के पास टेक्नोलॉजी होती खुद की बात कर रहा हूं, दूसरों से लोगे तो वो महंगी पड़ेगी, क्योंकि दूसरों से यदि अपने इंपोर्ट कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, तो महंगा ही पड़ेगा वो। हम दूसरों से खरीदी कर रहे हैं, कच्चा माल यदि बाहर से मंगाओगे तो वस्तु का मूल्य कैसा होगा, ज्यादा ही होगा। अब यदि वो टेक्नोलॉजी हमारी होती तो सूर्य हमारे पास था, टेक्नोलॉजी हमारे पास थी। अब आप सोचिए यदि ऐसा हो जाए कि हमारे पास टेक्नोलॉजी और हम सौर ऊर्जा का उत्पादन करने लग जाए, आगे करने लग जाए, जो कि हम आराम से कर सकते हैं क्योंकि सूर्य हमारे यहाँ पर ज्यादा रहता है, तो फिर सोचिए हम कोयले पर हमारी निर्भरता कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बहुत सारे फायदे हैं। एक तो बिजली फ्री, क्योंकि आपने यदि सौर ऊर्जा प्लांट लगा लिया तो आप किसी का वो तो सूरज दे रहा है, उसमें हिस्सा कौन लेगा? उसमें मोदी ये थोड़ी कहेगा कि थोड़ा सा उसमें हिस्सा दे मुझे, वो तो कहेगा नहीं। सिंपल सी बात है। तो बिजली फ्री, कोयले पर निर्भरता कम, तो हम संसाधनों को बचा लेंगे, प्रदूषण ना के बराबर, ठीक है ना। इस कारण से ऐसी चीजें रखी जाती है। तो यहां ब्रेक में आप लिख दीजिए कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित देश चले। आइए इसमें लिखो, 120 के नीचे लिखो, इनमें से 104 देश, इनमें से 104 देश, इनमें से 104 देश इसके लिए रेटिफिकेशन कर चुके हैं। रेटिफिकेशन, अब ये रेटिफिकेशन से आप ज्यादा समझ पाओगे,
वैसे हिंदी में इसको कहते हैं अनुसमर्थन, मतलब इसको समर्थन दे चुके हैं 104, ठीक है ना, इसको अच्छे तरीके से समर्थन दे चुके हैं। और मतलब 104 रेटिफिकेशन, अनुसमर्थन, समर्थन दिया है। समर्थन का मतलब क्या होता है? भाई मैं आपके साथ हूं, आपका फेवर करता हूं, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये इसके अंदर आते हैं और ये सभी जो है, इसमें लिखो ये हस्ताक्षर कर चुके हैं, ये हस्ताक्षर कर चुके हैं। ये मैं जानबूझकर आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इस गठबंधन में कितने देशों ने साइन किए हैं, ऐसे आ जाता है। फिर आप कहोगे सर आपने सदस्य बताए थे, साइन नहीं बताए थे। ऐसे होते हैं, कई बीच में बैठे होते हैं ये। चलिए अब देखिए, मैं इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं, और अब मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि नवंबर 2024 में इसका 7वां सम्मेलन, सेशन, ये नई दिल्ली के अंदर हुआ है। आइए अब आ जाइए काम की बात पर। ये भी काम की चीज़ है, ऐसे बोल देता हूँ कई बार, मतलब करंट पे आ जाइए। ये 2015 कई सोचा अच्छा ये काम का नहीं था क्या, ओके काट देता हूँ, कई होते हैं ऐसे। चलिए, इसका जो 7वां सत्र हुआ है, किसका? आईएसए का। इसका जो 7वां सत्र हुआ है, ये हुआ है नवंबर 2024 के अंदर, स्थान नई दिल्ली। ध्यान रखना, आपको बता दूं, दूसरा ऑप्शन गुरुग्राम आएगा, पक्का आएगा गुरुग्राम, क्योंकि जानते हैं कई हेड ऑफिस की तरफ जाएंगे वहां। तो गुरुग्राम में नहीं हुआ है, ये नई दिल्ली में हुआ है ये, ठीक है ना, नई दिल्ली के अंदर हुआ है ये। चलिए अब देखिए, नई दिल्ली में हुआ है, तो आपको यहां ध्यान रखना है कि भारत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है। लिखिए भाई, ओबियसली बात है, रिप्रेजेंट इसको यही करेंगे, भारत के नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, ये है प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी। चले आइए, कुछ आंकड़े हैं, इधर आ जाइए। विशेष वर्ष 2024 में निवेश। अब इतना तो आप समझ गए ना कि निवेश किस क्षेत्र में करेंगे, सौर ऊर्जा के उत्पादन में। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि किस में करेंगे। तो वर्ष 2024 में जो इन्होंने सोलर सेक्टर में, ठीक है ना, यहां लिख दीजिए निवेश किस में, वैश्विक सोलर सेक्टर में। वर्ष 2024 में जो वैश्विक सोलर सेक्टर में जो निवेश किया है, ये किया है 500 अरब डॉलर का, 500 अरब डॉलर का। ध्यान रखना ये, ठीक है। $2023 में $393 का निवेश था। 2023 में $393 का निवेश था। चले आइए, होगी बात सारी। अब इसके अंदर आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। एक लाइन लिखिए, नई दूसरा पॉइंट डाल दीजिए, दूसरा पॉइंट डालिए और इसमें एक लाइन लिखो, इसमें लिखो इस सम्मेलन में या इस सत्र में
इस सत्र में प्रहलाद जोशी ने बताया कि सोलर ऊर्जा में, मैं जानबूझकर आपको ये चीजें लिखा रहा हूं, इससे आपकी चीजें क्लियर होगी, इकोनॉमिक्स से जोड़कर बता रहा हूं, आप समझना, हालांकि नॉर्मल बात है। इस सत्र में प्रहलाद जोशी ने बताया कि सोलर ऊर्जा में निवेश करने पर, सोलर ऊर्जा में निवेश करने पर ऊर्जा की लागत कम होती है। ऊर्जा की लागत कम होती है। चलें, आइए तीसरा लिखिए। लिखिए, इस सम्मेलन में भारत को, यह बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, भारत को वर्ष 2024-26, वर्ष 2024-26 के लिए अध्यक्ष चुना गया है। अध्यक्ष चुना गया है। चले, आइए, और इसमें जो सह अध्यक्ष है, सह अध्यक्ष ये है फ्रांस। फ्रांस सह अध्यक्ष जो है ये फ्रांस है, ये ध्यान रखना। किस काल के लिए है? 24-26 के लिए। भारत अध्यक्ष रहेगा, ठीक है। जैसे आपसे ऐसे पूछेगा कि आईएसए का अध्यक्ष कौन है, अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? भारत कर रहा है। सह अध्यक्षता कौन कर रहा है? फ्रांस कर रहा है, ठीक है। इसमें जो भारत को चुना गया था ये सर्वसम्मति से चुना गया, सभी ने इसका पक्ष लिया, ठीक है। लेकिन फ्रांस के अगेंस्ट खड़ा हुआ था ग्रेनेडा। ग्रेनेडा एक देश है, वो छोटा सा, तो इसमें लिख दीजिए, इसने यह, फ्रांस के नीचे लिखो, इसने यह पद ग्रेनेडा को हराकर प्राप्त किया है। हराकर प्राप्त किया है। चलिए, क्लियर होगी बात सारी। आओ, चौथा पॉइंट, मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। लिखिए, आईएसए का लक्ष्य, आईएसए का लक्ष्य ये है 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा। 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा। ये बेटा रच बस जाना चाहिए कि आईएसए, अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन के द्वारा कितनी ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है? 1000 गीगावाट का रखा गया है, और ये रखा गया है वर्ष 2030 तक, वर्ष 2030 तक। ठीक है, आइए इसमें लिख दीजिए, इससे 1000 मिलियन टन, इससे 1000 मिलियन टन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 1000 मिलियन टन
CO2 में प्रति वर्ष कमी आएगी, प्रति वर्ष कमी आएगी, प्रति वर्ष कमी आएगी। समझ में आई जी बात सारी? चलो आओ, ये है आपके सामने, क्लियर होगी बात सारी? तो ये जो सम्मेलन हुआ है 7वां सत्र भारत के अंदर हुआ है, नई दिल्ली के अंदर हुआ है। भारत को इसके अंदर 2024-26 के लिए अध्यक्ष बनाया गया है। फ्रांस सह अध्यक्षता करेगा और इसमें जो है जो निवेश किया गया है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 500 अरब डॉलर है। ये 2023 का है ये, हाँ अरब डॉलर है, तो 393 अरब डॉलर है ये, या 393 डॉलर तो कहां से होगा यार। चलिए जी, और दूसरा क्या लिखा है, सोलर ऊर्जा में यदि अपने निवेश करते हैं तो ऊर्जा की जो लागत होती है वो क्या आती है, कम आती है। ऊर्जा की लागत यदि कम आती है तो बताइए, हम यदि कोई फैक्ट्री चलाते हैं, कारखाने चलाते हैं, तो वस्तुओं की निर्माण में या वस्तुओं के उत्पादन में भी लागत कैसी होगी, कम होगी। तो आम जनता को जो वस्तुएं मिलेगी वो कैसी मिलेगी, सस्ती मिलेगी, कम मूल्य पर मिलेगी। इस कारण से इसको थोड़ा इकोनॉमिक्स से जोड़कर मैंने आपको बताया है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है और इससे ये कहा गया है 2030 तक सालाना 1000 मिलियन टन CO2 में कमी होगी। ठीक है ना, 1000 मिलियन टन। आइए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कोप के बारे में, आ भी चुका है क्वेश्चन, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कोप। एक तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो G20 का सम्मेलन था वो कौन सा सम्मेलन था बताइए, 19वां, ठीक है ना। और जैसे ये जो है ये कोप 29 है, ध्यान रखना, 29, कोप 29 है ये, ठीक है ना। इस पर गौर करें आप सारे, कोप 29। इसका जो आयोजन हुआ नवंबर 2024 के अंदर, स्थान है बाकू। ये क्वेश्चन आ चुका है, बाकू अजरबैजान में ये हुआ। चलिए, कुछ बातें हैं जो आप लिख लो। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो भी बातें होती है वो असफल ही होती है, ठीक है। अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप आ गया है, ये वैसे इसको असफल कर देगा, क्योंकि अमेरिका यदि मना करता है तो एक बहुत बड़ी क्षति जो है विश्व को भुगतनी पड़ती है। अमेरिका इनको नहीं मानता है। अमेरिका की बात करने के संबंध में मैं कह रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप, हालांकि जो बाइडेन थे इन्होंने इसका समर्थन करते हैं वो, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप ने जब वो पिछली बार 2016 में आए थे तब भी इन्होंने पेरिस सम्मेलन में ही कहा था कि मैं किसी सम्मेलन को नहीं मानता, मैं नहीं मानता जी, क्या बेतुकी बातें हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि इससे कार्बन उत्सर्जन हो गया, लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, प्रोग्रेस कैसे करेंगे, फैक्ट्रियां कैसे चलाएंगे, नहीं मैं नहीं मानता। ये वो कहता ज्यादा ज्यादा इस्तेमाल करो कोयले का, कोई बात नहीं है, ये है, समझे। इसने कहा था ये। फिर एक महिला थी, लड़की थी, महिला तो क्या थी, क्या नाम था उसका, दिमाग से निकल गया मेरे, स्वीडन की थी वो, क्या नाम था, आ रहा है ना कुछ याद थोड़ा बहुत,
जो भी है देख लेना आप, अब मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, स्वीडन की थी वो। तो उसने ये कहा था कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप हमें ऐसी पृथ्वी छोड़कर जाओगे यहाँ से, भी आपने ये कैसे सोच लिया कि आप हमारे लिए दूषित पृथ्वी छोड़ के जाओगे, जलवायु परिवर्तन से संबंधित उसने ये बात कही थी। तो डोनाल्ड ट्रंप कहता कि बेटा आप है ना दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाओ ज़्यादा टेंशन मत रखो। तब ये बहुत चर्चा में आई थी, और तब इस टाइम से उसने ये पूछा, क्वेश्चन भी आया था कि इसका संबंध किस देश से है, उस लड़की के बारे में पूछा था, तो उसका आंसर स्वीडन था। चलिए जो भी है विशेष में लिखो, पहला लिखिए, लिखिए इस सम्मेलन में 300 अरब डॉलर, 300 अरब डॉलर की वार्षिक मदद, 300 अरब डॉलर की वार्षिक मदद का निर्धारण हुआ है। 300 अरब डॉलर की वार्षिक मदद का निर्धारण हुआ है, चलें। और 300 अरब डॉलर की, ये है वर्ष 2035 तक 300 अरब डॉलर की वार्षिक मदद का ये लक्ष्य जो है ये निर्धारित हुआ है। आइए 2 मिनट समझ लीजिए, ये किन को मदद करेंगे? ये जो अविकसित देश होते हैं, अल्प विकसित देश होते हैं, उनको मदद करेंगे। क्यों? बेचारे समुद्र में बैठे हैं, छोटे छोटे देश हैं, कोई ज़्यादा इस तरीके से पोल्यूशन की दिशा में कोई कदम उठाते नहीं है, कुछ तो अल्प विकसित है, कुछ गरीब है। लेकिन जैसे अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, अन्य जो देश विकसित देश हो गए, ये तो मशीनीकरण के दौर में, आधुनिकीकरण के दौर में इतना आगे निकल गए कि इन्होंने बहुत कमा लिया, विकसित ही बन गए। लेकिन उनके विकसित बनने के चक्कर में जो जीवाश्म ईंधन है वो बहुत जला, तो CO2 का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा हुआ, कार्बन का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा हुआ, इससे पृथ्वी तो प्रभावित हुई। अब उन छोटे छोटे देशों का क्या मतलब, उनको तो नुकसान हुआ ना। बेचारे एक तो समुद्र में बैठे थे, ऊपर से जल स्तर बढ़ गया तो डूबने की कगार पर आ गए वो, तो उनको मदद दी जाएगी। ये बात हुई है। अब ये कितना मानते हैं कितना नहीं मानते हैं ये डिपेंड करता है। आपके लिए क्वेश्चन है, तो इसमें लिख दीजिए वार्षिक मदद का निर्धारण हुआ, ऐसे लिखो किसे, अल्प विकसित व गरीब देशों को, अल्प विकसित व गरीब देशों को। आइए नोट डाल के लिखो, इससे पहले 100 अरब डॉलर, इससे पहले 100 अरब डॉलर 2009 में निर्धारित किए गए थे। इससे पहले 100 अरब डॉलर 2009 में निर्धारित किए गए थे, जिसकी अवधि 2025 में, जिसकी अवधि 2025 में समाप्त हो गई है, 2025 में समाप्त हो गई है। चले आइए,
ये जो कोप 29 है, इधर आइए थोड़ा सा, इसके जो अध्यक्ष है ये लिखिए पहले, इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है मुख्तार बाबायेव। मुख्तार बाबायेव, मुख्तार बाबायेव, बिल्कुल आपकी तरह है ये। चले, अरे यार इसको तंग मत करो, ये आपको ज्यादा शोषण होता है आपका यहाँ ना, या आपका शोषण कोई कर ही नहीं सकता। चलिए कोई बात नहीं। क्या हुआ? लिखो, दूसरा लिखिए, लिखिए कोप 29 के अध्यक्ष ने कहा कि, दूसरा लिखो, कोप 29 के अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान नीतियां विश्व को विश्व को 3 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि की ओर ले जा रही है। तापमान वृद्धि की ओर ले जा रही है। इसने चिंता जताई है कि जो 3 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि, किसमें वृद्धि? किसके तापमान में? पृथ्वी के तापमान में। समझे ना, इसको ऐसे बोलते हैं, पृथ्वी के तापमान में ये वृद्धि की ओर लेके जा रही है 3 डिग्री। ठीक है, अब ये फिर भी मुझे कुछ इतना अच्छा नहीं लगता, मतलब कम इंपॉर्टेंट है, अच्छा तो क्या नहीं लगता, लेकिन अब जो लिखाने जा रहा हूं ये मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नोट डाल के लिखिए। इसमें लिखिए इक्कीसवें कोप 2015, 21वें कोप 2015 कौन सा है भाई? कहां हुआ था ये? पेरिस के अंदर। अभी तो बताया था, कभी मत भूल जाना ये लाइन। 21वां कोप, यहां पे लिख दीजिए पेरिस सम्मेलन। बहुत महत्वपूर्ण लाइन लिखाने जा रहा हूं। पेरिस सम्मेलन में यह डिसाइड किया गया था कि विश्व में तापमान की वृद्धि को विश्व में तापमान की वृद्धि को विश्व में तापमान की वृद्धि को औद्योगिकीकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन की, या ऐसे लिख लो, पूर्व की अवस्था, थोड़े शब्द, औद्योगिकीकरण पूर्व की अवस्था से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करना है।
सीमित करना है। ठीक है ना, अंडरलाइन करो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आई बात सारी? देखिए, विश्व में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, औद्योगिकीकरण जो हुआ था, उसी से क्या हुआ था, हमने जो जीवाश्म ईंधन है उसका इस्तेमाल किया। उसके इस्तेमाल से CO2 का उत्सर्जन हुआ, कार्बन का उत्सर्जन हुआ, और इसी से पृथ्वी का ताप बढ़ा, ग्लोबल वार्मिंग की घटना हमारे सामने आई, और ग्लोबल वार्मिंग की घटना से द्वीपीय देश डूबने लग गए और हमारे जीवन स्तर पर इसका प्रभाव पड़ा। इससे निपटने के लिए ये कहा गया कि जब औद्योगिकीकरण हुआ था उसके पूर्व की अवस्था में जितना टेम्परेचर था उसमें 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करना है हमें उसको। मतलब हमारी जो पृथ्वी है उसके टेम्परेचर को 1.5 डिग्री तक सीमित करना है। इतना करना, यदि ऐसा हमने कर लिया तो हम सही दिशा में जा रहे हैं, नहीं तो गलत। और यहाँ अध्यक्ष ने क्या कहा है, हम 3 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ गमन कर रहे हैं। इसका मतलब हम जो यहाँ तक COP29 की आज हम बात कर रहे हैं, जो कि 2024 के अंदर हुआ था, और COP15 में ये बात उठी थी। मतलब यदि हम मोटे तौर पर देखें तो COP15 से लेकर COP ये जो 29 है, इसके बीच में अभी तक हमने कोई ऐसे प्रयास किए नहीं है या लागू नहीं किए हैं कि जो कि पृथ्वी के तापमान को कम कर सके। समझे ना बात को? तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, अब आइए नेक्स्ट, इसके अंदर एक लाइन लिख दीजिए। लिखिए, इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के संबंध में, जलवायु परिवर्तन के संबंध में NCQG जलवायु परिवर्तन के संबंध में NCQG पर आम सहमति बनी है। आम सहमति बनी है। आम सहमति बनी है। आइए, ये क्या है? न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। क्वांटिफाइड गोल। ठीक है, सहमति बनी है। इसमें लिखो, इसी के नीचे लिखना, इसमें $300 के, 300 अरब डॉलर, ठीक है ना, 300 अरब डॉलर के प्रस्ताव को भारत ने स्वीकार नहीं किया है। भारत ने स्वीकार नहीं किया है। क्लियर? ये थोड़ा सा इस कारण से इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भारत ने इस पर आपत्ति जताई है। भारत ने कहा है कि ये कम है। आइए, अब आइए, आगामी COP30 आगामी COP30, ये जो आगामी COP30 है ये महत्वपूर्ण है, 2025 में होगा, और ये है, स्थान है बेलेम। ये याद कर लेना भाई,
बेलेम। ये बेलेम नामक स्थान जो है ब्राजील में है। ध्यान रखना, जब भी ऐसे सम्मेलन होते हैं, जैसे अभी हमने बात की थी पेरिस सम्मेलन, मतलब पेरिस में हुआ तो उसको पेरिस सम्मेलन कह दिया, इसी तरीके से इसको हम बेलेम सम्मेलन कहते हैं। तो हो सकता है एग्जामिनर जो होता है वो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जलवायु परिवर्तन के संबंध में बेलेम सम्मेलन वर्ष 2025 में कहां पर आयोजित होगा, क्योंकि आप बेलेम के बारे में नहीं जानते, ठीक है ना, ये स्थान आपके लिए नया है, ठीक है। ब्राजील की राजधानी यदि रियो डी जेनेरियो होती तो आप समझ जाते हैं, ठीक है ना। बेलेम नहीं जानोगे तो बेलेम होगा ब्राजील के अंदर होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये, ठीक है। यहाँ चलते चलते, वैसे मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, बता देता हूँ, कोप फर्स्ट जो हुआ था 1995 में हुआ था, ठीक है ना, और ये हुआ था बर्लिन के अंदर। जर्मनी। कोप थर्ड याद कीजिए, कोप थर्ड 1997 में हुआ, और जो 1997 में हुआ था वो क्योटो में हुआ था। क्योटो जापान का एक शहर है, वहीं से क्योटो प्रोटोकॉल हमारे सामने आया था। क्योटो प्रोटोकॉल पर बहुत क्वेश्चन आता है, लेकिन ये चीज़ें ऐसी है बेटा, इन्वायरमेंट में आपको क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में अच्छे तरीके से बताया हुआ है, कब लागू हुआ था, कब हुआ था। RAS 2016 का क्वेश्चन देख लेना, उसके अंदर इस संबंध में क्योटो प्रोटोकॉल के संबंध में क्वेश्चन आया भी हुआ है, ठीक। चलिए जी, इसके आगे की बात कल करेंगे।